सबसे पहले तो भाई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफ 1। तो बाय अगर मैं वे ऑफ इंट्रोडक्शन बताऊं तो आई एम आकाश एंड करेंटली वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन EY लुकिंग आफ्टर ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। बेसिकली हमें किस तरीके से लेके चलना है इस कोर्स को, वो ये है कि मे बी PRC में आपने देखा होगा बड़ी बेसिक एंट्रीज होती हैं, ऐसा ही है ना। आई थिंक MCQ शायद ही आता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। व्हेन यू स्टेप इन टू ऑब्वियसली कैफ 1, आप जब अकाउंटिंग के पेपर में आते हैं यहाँ पे दुनिया अलग है। यहाँ पे अकाउंटिंग भी है और साथ साथ रिपोर्टिंग भी है। तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है, आपको रिपोर्टिंग नहीं आती, तब भी पेपर फेल है। और आपको रिपोर्टिंग आ ही नहीं सकती जब तक आपको अकाउंटिंग नहीं आती। यानी एक बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल बेसिक बात की हुई है ना कि यार मेरे को डेबिट आता है, मेरे को क्रेडिट आता है, ये तो हो गया PRC लेवल की कहानी। यहाँ पे आते हैं 5-6 स्टैंडर्ड्स मिक्स होके, इस स्टैंडर्ड को उसके साथ मिला के पूछ लिया, उस स्टैंडर्ड को इसके साथ मिला के पूछ लिया, तो वो हमें केटर करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन करंट बैच, मैंने करना ये है कि भाई हम सारे जो भी आपके टॉपिक चलते रहेंगे वो कवर करते रहेंगे। जो क्विजेज आएंगे, जो सवालात आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो पिछले स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होके आएंगे। इससे होगा ये कि आप पिछला भी नहीं भूलोगे और आगे वाला भी साथ साथ चलता रहेगा। तो वो फियर होता है ना जो एग्जाम वाले के, यार 5-6 स्टैंडर्ड मिक्स होके आ गए, उसको मैं कैसे केटर करूँगा, तो वो इंशाल्लाह हम यहाँ एड्रेस कर लेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं ताकि हम एक FAR 1 की दुनिया में एंटर हो सकें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है? बोरिंग कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, बोरिंग कॉस्ट सुन के आपको क्या दिमाग में आता है? बोरोइंग कॉस्ट, इसका बेसिक मतलब क्या है? उधार लेने के ऊपर जो आप ऊपर पैसे देते हैं उसकी कॉस्ट, और वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। यानी फॉर एग्जांपल आज आप बैंक के पास जाएं और आप उसको बोलेंगे भाई मुझे 1 मिलियन रुपया दे दो, तो वो जो आपको 1 मिलियन रुपए देगा तो वापसी आपसे 1 मिलियन लेगा या सूद समेत लेगा? सूद समेत लेगा। तो वो जो फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट आती है उसका नाम क्या है? बोरिंग कॉस्ट। हमें पहले तो मैंने खाली एक आइडिया दिया, हमें इस चैप्टर में सीखना जो बातें करनी है वो किसकी करनी है? बोरिंग कॉस्ट की। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? हमने बेसिक मुद्दा उठाया, बेसिक बात की। मैंने आपको बोला कि आज के पहले आपसे कोई पूछता कि भाई बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या, आप सिंपल एक इजी जबान में जवाब देंगे, फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। और वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपली इंटरेस्ट। कि भाई मैंने पैसे लिए, जो मैं उसको वापस करूंगा वो प्रिंसिपल भी होगा और साथ में इंटरेस्ट भी होगा। तो वो जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो क्या है? फंड्स को बोरो करने पे जो आने वाली कॉस्ट। अब इसका अमल दखल इस चैप्टर में क्या है जरा वो देखते हैं। पहले कुछ हिस्टोरिकल बातें जो आपने बचपन में सीखी हुई हैं, देखें ये मैंने लिखा हुआ भी है कुछ बेसिक बातें। आप आज से पहले PRC लेवल पे जब कोई बिल्डिंग परचेज किया करते थे ऑन कैश, मैंने क्या बोला? ऑन कैश। जब आप आज से पहले अपने बचपन के ज़माने में, क्या बचपन तो अभी भी है, उस ज़माने में आप कहते थे कि भाई मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की ऑन कैश, तो आप क्या एंट्री बनाते थे? मैं जिससे पूछूंगा वैसे ही बता दें, आप बता दें। बेसिक सी एंट्री क्या बनती थी सर? बिल्डिंग हो जाती थी आपकी डेबिट और कैश क्रेडिट, यही एंट्री होती थी। ये आपने जो बिल्डिंग परचेज की है किस पे परचेज की है? ऑन कैश परचेज की है। क्या यहाँ पे कोई बोरोइंग इन्वॉल्व है? नहीं है। अच्छा तुम मुझे खुद एक बात बताओ, जब बोरोइंग इन्वॉल्व नहीं है तो आई बिलीव कि बोरोइंग कॉस्ट भी क्यों नहीं है? बोरोइंग कॉस्ट क्योंकि आप बोलेंगे कोई बोरोइंग ही, बोरोइंग कॉस्ट कब आती है? जब हम बोरो करेंगे। यहाँ पे कोई बोरोइंग नहीं है। अब हिस्टोरिकली एक और चीज़, आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया करते थे, वो भी कैसे परचेज किया करते थे? ऑन कैश। तो मुझे आप एक बात बताएं, इसकी एंट्री क्या बनाते थे? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बेसिक बात किया करते थे हम। अच्छा अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं एक चैप्टर को जिसका नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। आप तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने एक बिल्डिंग बनानी है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अलग से नीचे
कि व्हाट इफ वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग बट बाय टेकिंग, हाँ भाई अब क्या ले लिया हमने, लोन ले लिया। अच्छा मैं आपसे बेसिक बात पूछता हूँ, फिर हम इसके असल पैरामीटर्स पे उतरते हैं। आपने 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 1 मिलियन का क्या ऑब्टेन किया, लोन ऑब्टेन किया। कितने का ऑब्टेन किया, 1 मिलियन का। किससे ऑब्टेन किया, बैंक से। अच्छा मुझे बताओ जब आप ये लोन ऑब्टेन करेंगे तो जल्दी से बताओ मुझे, एंट्री क्या बनाएंगे आप, बैंक या कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। मुझे सोच के बताना, बिल्कुल सही बताना बच्चों, क्या ये लोन जो आपने 1 मिलियन का लिया है, क्या आपने ये लोन अभी कहीं पे खर्च किया या अभी सिर्फ पैसा आया है। अच्छा जो पैसा आया है आपके पास, उससे आपका जो उधार है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। भाई लायबिलिटी आ गई ना आप पे, इससे आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, मेरी बात सुनिएगा, ये जो पैसा है आप इस्तेमाल करेंगे क्या बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। तो जब ये पैसा आप बिल्डिंग के ऊपर लगाएंगे, जैसे अभी हमने किया था, पहले भी कैश पे खरीदी थी ना बिल्डिंग, पर क्या ये मेरा अपना कैश था या बैंक से लिया हुआ था, अपना था। अब क्या है, बैंक से लिया हुआ है वापस से। पहले क्या था, अब क्या है, बैंक से लिया हुआ है। इस बात को बस अपने भेजे में फिक्स रखना। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने उठा के, प्लीज सुनिएगा, मैंने उठा के कॉन्ट्रैक्टर को जिससे मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, उसको मैंने पैसे दिए 5 लाख रुपए। कितने पैसे दिए, 5 लाख रुपए। तो मेरी जेब से कैश कितना जाएगा बच्चों, 5 लाख रुपए का, ये चला गया। अच्छा मैं डेबिट क्या करूंगा, CWIP बिल्डिंग। सर CWIP बिल्डिंग इसलिए क्योंकि बिल्डिंग अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम चालू है, अभी बिल्डिंग बनना खत्म नहीं हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऑनलाइन वालों आप भी बताइएगा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर कितनी चीजें, हमने लोन लिया किससे लिया जल्दी बताओ, बैंक से। कितने का लोन लिया, 1 मिलियन का। आपके ऊपर उधार कितने का आया, 1 मिलियन का। अच्छा क्या आपने अभी जो बिल्डिंग बनानी है, सबने साथ रह के बोलना है, बिल्कुल सुकून से बोलना है, अभी जो आप लोगों ने बिल्डिंग बनानी है, क्या अपने फंड से बनानी है या बैंक से लेके बनानी है। पहले वाले अब वाले में फर्क है। पहले जो आपने सीखा हुआ है वो आप अपने रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी एसेट बनाते थे। यहां पे क्या अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूं या बैंक के रिसोर्सेज को, बैंक के रिसोर्सेज को। तो आपने उधार ले लिया, आपने उसमें से पूरे पैसे खर्च किए या उसमें से 5 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपए खर्च किए। तो 5 लाख रुपए खर्च किए तो मैंने बिल्डिंग डेबिट करने की जगह CWIP बिल्डिंग क्यों लिखा है, क्योंकि वो अभी इन प्रोसेस है, वो भी कंप्लीट। देखें अगर आप CWIP नहीं लिखेंगे ना, वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। और कोई भी एसेट डेप्रिशिएट कब होता है सर, जब हमने बचपन में सीखा है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। क्या ये अवेलेबल फॉर यूज है या अभी आधी अधूरी है, क्या यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाई हो के बैठ के काम कर सकता है, नहीं, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। वापस से एक बेसिक ताकि मैं आगे लेके चलूं, लोन कितने का लिया, 1 मिलियन का। उधार कितने का आ गया, 1 मिलियन का। पैसे कितने पड़े हुए, 1 मिलियन। उस 1 मिलियन में से कितने पैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिए, 5 लाख रुपए। तो मेरी जेब से पैसे चले गए 5 लाख रुपए और एक बिल्डिंग एसेट बन गया जो कि CWIP अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर है, ये बेसिक बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ये बैंक ने जो पैसे दिए हैं, क्या मुझे बैंक ने जो ये पैसे दिए हैं, क्या ये सवाब कमाने के लिए दिए या इंटरेस्ट कमाने के लिए। अभी लोगों जैसे लियाज ने कहा कि सर बैंक इंटरेस्ट क्यों नहीं चार्ज कर, अब करेगा ना, अब करेगा ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना। क्या ये पैसे बैंक ने मुझे सवाब कमाने के लिए दिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो मुझे बताओ, अज्यूम किया मेरे बच्चों कि मैंने इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना है पर
एनम, सालाना। तो इसके ऊपर जरा 10% लगा के बताते हो कितना आता है? 1 लाख रुपए। अच्छा, अब एंट्री क्या बनती है जल्दी बताओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए से। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी जो गया है वो गया है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। ये पता है ना प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? पीआरसी लेवल पे पता है ना प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस निकालते हो। तो क्या ये भी एक एडिशनल खर्चा आया आपके ऊपर? कितने का? 1 लाख रुपए का। कहाँ गया ये? प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी ये आपकी इनकम को कम करेगा। साथ साथ बोलना, ये आपकी इनकम को कम करेगा। ऑनलाइन वाले इस बात पे एग्री करते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये आपकी आने वाली इनकम को रिड्यूस करेगा? अच्छा, इसको हम अंग्रेजी में अगर नाम दें तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये अमाउंट जो है ये क्या है मेरे बच्चों? बोरिंग कॉस्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट कहां से आएगी? सर आपने कहा आपने बोरो किया है, और बोरिंग कॉस्ट कब आती है? जब बोरो करूंगा। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? अब होल्ड ऑन, यहीं से तो कहानी शुरू करनी है। थीम बताइए, तो खाली मैंने मतलब समझाने के लिए इतनी लंबी की है इसका। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप कोई एसेट बनाए, साथ साथ मेरी बात को सुनना है, फिर हम लिखेंगे ये, सही है जी? पे कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड कौन सा? IAS 23। क्या कहता है? IAS 23 ये कहता है अगर आप कोई एसेट बनाए जो कि अपने पैसों से ना बनाए, किससे लेके बनाए? बैंक से। वेरी गुड, वापस से बहुत धीमे अल्फाजों में। अगर आप कोई एसेट बनाए और अपने पैसों से ना बनाए, किससे लेके बनाए? बैंक से लेके बनाए। तो जो पैसे एसेट पे लगाओगे वो तो एसेट की कॉस्ट बनेंगे। यानी यहां पे लिखता भी हूं, जो पैसा एसेट पे लगाया वो कितना है? जल्दी बताओ। वो कैपिटलाइज तो होगा, सही है? हम ऐसे ही लिखा करेंगे ताकि हमें याद रहे, रिवीजन के वक्त भी याद रहेगा। वो पैसा जो एसेट पे लगाया वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा। पर वो कह रहा है कि कोई आपसे पूछे कि ये एसेट आपको कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे भाई एक तो मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, दूसरा मैंने बैंक को सूद दिया था। तो वो कहेगा कि भाईजान बैंक को जो सूद दिया था ना वो तुम्हारा एक्सपेंस नहीं है, एसेट की कॉस्ट है। तुम्हारे लेवल पे आ गया। वापस से मैं आपसे पूछूं, अगर आपने ये हरकत की होती तो मैं आपसे पूछूं आपने एसेट कितने का बनाया? जल्दी बताओ। बोलोगे 5 लाख। पहले क्या बोलोगे? 5 लाख। अच्छा, मैंने कहा जब आपने ये शुरू किया, यहां से शुरुआत की, आपने बोला भाई मैंने तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना। आपने पीआरसी लेवल पे किया होगा ना, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है एसेट की कॉस्ट कितनी होगी। चलो बेसिक जबान में मैं आपसे पूछूं या कोई चलते हुए आपसे पूछे यार ये एसेट कितने का बनाया आपने, तो आप बोलेंगे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिए थे? 5 लाख रुपए। तो कोई बोलेगा बस आपका खर्चा इतना हुआ इसको बनाने में? आप बोलेंगे नहीं नहीं यार, मेरी जेब से एडिशनल भी लगे। वो कितने हैं? वो 1 लाख अंग्रेजी में क्या है? बोरिंग कॉस्ट। वो 1 लाख अंग्रेजी में क्या है? बोरिंग कॉस्ट। स्टैंडर्ड ये कहता है जब भी आप कभी बोरिंग करें और उस बोरिंग से आप क्या बनाएं? एसेट बनाएं। अच्छा, जो एसेट पे पैसे लगेंगे, जो कितने इस एग्जांपल में? 5 लाख रुपए, वो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा जो आपकी जेब से एडिशनल लग रहा है वो नाम क्या था? बोरिंग कॉस्ट। वो भी आप कहेंगे एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। तो मैं यहां पे सही कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस हटा के आप CWIP बिल्डिंग को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है अगर नॉर्मल बंदा अकाउंटिंग करे ना, जिसको इसकी नॉलेज ना हो, तो वो बोले ये मेरा एक्सपेंस है,
मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। देखो दो अलग अलग चीजें हैं ना, क्या मैं इसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं या एसेट की कॉस्ट का पार्ट ट्रीट कर रहा हूं? अच्छा कोई आपसे पूछे एसेट की कॉस्ट का पार्ट क्यों ट्रीट कर रहे हो, आपने बचपन में एक चीज सीखी है, हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइज होती है। हर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, जब तक एसेट रेडी ना हो जाए। फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक एसेट रेडी ना हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये लोन ना होता, सोच के बताना, आप भी बताना सोच के, अगर ये एसेट ना होता तो क्या ये पैसे लेते आप? सोचें, अगर एसेट को बनाना ही नहीं होता तो क्या ये लोन लेते? जल्दी बताओ, अगर ये एसेट बनाना ही ना होता तो क्या लोन लेते? हाँ या नहीं? सर नहीं लेते। तो मुझे बताओ, क्या ये लोन स्पेसिफिकली इस एसेट के लिए लिया गया है? हाँ या नहीं? तो मुझे बताओ, तो इस पे ऊपर आने वाला इंटरेस्ट, इसी लोन के ऊपर आने वाला इंटरेस्ट क्या इसी एसेट से रिलेट करता है? यस। तो आपसे कोई पूछे भाई आपने एसेट कितने का बनाया अब तक, आप पहले क्या बोलेंगे? पहले 5 लाख रुपए किसको दिए थे? कॉन्ट्रैक्टर को। तो क्या आपकी जेब से सिर्फ यही लगा या ऊपर भी कुछ लगा है? वो ऊपर क्या है? तो ये बोरोइंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड यही तो कह रहा है कि जब भी आप बोरोइंग करेंगे, किससे? बैंक से, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो उसके ऊपर आने वाली जो चीज होगी वो अंग्रेजी में जल्दी बताओ क्या कहलाएगी? बोरोइंग कॉस्ट। तो क्या वो बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस बोलोगे या एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे? दिस इज द कॉन्सेप्ट। पहले बताओ, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब समझ आया? एक बेसिक सी बात बताइए मैंने कि यार सही है, फंड्स को बोरो किया, उसके ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है उसको अंग्रेजी में क्या कह रहा हूं? बोरोइंग कॉस्ट। फर्क कितना है? उसको एक्सपेंस की जगह कहां फेंक दो? एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दो। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? क्रिस्टल क्लियर है? एक इतना सा कंफ्यूजन हो, इतना सा सवाल हो, पूछो ताकि हम क्लियर करके आगे चलें। क्लैरिटी है? पक्की बात है? क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज बताएं जल्दी से, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अच्छा अब एग्जामिनर, ये तो अभी हमने बेसिक बात की ना, आपका सवाल होना चाहिए सर सवाल कैसे आता है पेपर में। एग्जामिनर आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस देगा और बोलेगा बताओ साल के आखिर में एसेट की अमाउंट कितनी होगी। वो आपसे अकाउंटिंग मांग रहा है, रिपोर्टिंग रिपोर्ट करो कितने पे आएगा, पर वो रिपोर्ट तब कर पाओगे जब अकाउंटिंग आती होगी। वो रिपोर्ट कब कर पाएंगे? आपने रिपोर्टिंग गलत की, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। आपने अकाउंटिंग कर ली, रिपोर्टिंग नहीं आती, तब भी 1 के मार्क्स आएंगे, आधे के मार्क्स नहीं आएंगे। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो अगेन थीम डेवलप करनी है अपने भेजे के अंदर। सवाल कैसे आएगा? वो बोलेगा भाई मुझे बताओ साल के आखिर में ये सारी चीजें करा के एसेट कितने का पड़ गया, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए हैं क्या सिर्फ वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या बोरोइंग कॉस्ट भी बनेगी? अच्छा अब तसव्वुर करो बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती, तो सर बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती तो बोरोइंग भी नहीं होती। तो जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाते हैं क्या लोन पे दिए जाते हैं या अपनी जेब से? तो अपनी जेब से दिए हैं तो वो मेरे अपने रिसोर्सेज है, उसके ऊपर तो कोई कॉस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉस्ट का सवाल कब पैदा होता है? जब आपने लोन लिया हो, स्पेसिफिकली किसके लिए? एसेट के लिए। तो वो लोन के पैसे जो उस पर लगेंगे वो तो लगेंगे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। फर्क इतना है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है या एसेट में लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके नहीं जाएंगे। चलो एक टेक्निकल बात कहूँ, अगर तुम समझने की क्षमता रखते हो, टेक्निकल बात, चलने जी आज ऑनलाइन वालों बताओ टेक्निकल बात करें। एक वक्त ऐसा, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना मैं लेवल रेस करने आया हूं इस बैच का, कि उसको सोचने का सलीका आना चाहिए। सिंपल बहुत प्रैक्टिस करेंगे, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सुने, मुझे लगता है जब ये एसेट कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू होगा। कब? जब बिल्डिंग यूज होगी, जब बिल्डिंग, मुझे लगता है तब ये 1 लाख रुपए की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, बट डेप्रिसिएशन के नाम पे। वापस से मैंने कहा ना टेक्निकल बात है। मुझे बताओ आज क्या तुमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाने दिया या नहीं जाने दिया? क्या किया तुमने? कैपिटलाइज कर दिया, एसेट का पार्ट बना दिया। एसेट का, आपने बोला भाई मेरे लिए ये एसेट है क्योंकि इतने का एसेट पड़ गया। मुझे बताओ जब एसेट यूज होगा तो क्या वो डेप्रिशिएट होगा? हाँ या नहीं? तो जब एसेट डेप्रिशिएट होगा तो उस 5 लाख रुपए के साथ साथ ये 1 लाख रुपए जो उसके अंदर चिपका हुआ है ये भी तो डेप्रिशिएट होगा।
तो जब ये डेप्रिशिएट होगा तो उसकी एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसकी लॉजिक ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इसको वन टाइम एक्सपेंस नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ इसके बेनिफिट तो तब तक है जब तक बिल्डिंग चलेगी। इस 1,00,000 रुपए का खर्चा जो तुमने किया है, क्या ये वन टाइम एक्सपेंस है या बिल्डिंग जब तक चलेगी? तभी तो मैंने वहां फेंका उसको, मैंने कहा ये भाई ये वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, ये बिल्डिंग के लिए लिया गया, तो उसको कैपिटलाइज भी कहाँ होना चाहिए, बिल्डिंग में। तो क्या ये कभी एक्सपेंस नहीं होगा? कब? जब यूज होगा, यूज होगा तो मतलब डेप्रिशिएट होगा। पहले बताओ ओवरऑल सिचुएशन समझ आती है? इसके मैं बेसिस बता रहा हूँ, जो IFRS खोलोगे ना, बेसिस और कंक्लूजन में लिखा हुआ होता है, इसकी वजह ये है, बात समझ आती है। इसको अच्छे से कॉपी करें। पहले तो ये हेडिंग डालना है बोरिंग कॉस्ट की। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अरीशा, रूज, अशल अहमद, हफ्सा, हारून, सारे बच्चों क्लियर है? यू हैव टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव भाई। हाँ, जब कंप्लीट होगा तब डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, क्या अभी हमने टेक्निकली पूरा स्टैंडर्ड सीख लिया या अभी सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का मतलब सीखा है? मतलब सीखा, मतलब पर टाइम लगाया है कि यार जब स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं तो उसकी वजह तो पता होना कि आखिर वो वजूद में आया तो क्यों आया। सही है? अच्छा, बुक बच्चों इस वीक आ जाएगी, इफ़ यू गाइस से मैं आपको PDF में भी दे दूंगा, अपडेटेड बुक। और मैं मतलब आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इस बार इंटायरली चीज़ें चेंज कर दी हैं अपनी बुक में। बिल्कुल एक फ्रेश लुक, एक नए सवालात, कॉम्प्लेक्स सवालात के पेपर आपको यहाँ लगेगा। तो मैं यूं कर लूँगा कि मैं आपको चैप्टर चैप्टर बना के दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोरिंग कॉस्ट कर रहे हैं ना, तो बोरिंग कॉस्ट का पूरा चैप्टर की PDF दे दूंगा। अब आप वो रखें या प्रिंट निकाल लें, दोनों में से आपके ऊपर चॉइस है। आपके लिए ईज हो जाएगी कि यार कभी रिवाइज करना है बोरिंग कॉस्ट तो वही प्रिंट निकाल के ले गए, वही लेके घूम रहे, पूरी बुक कैरी करने की कोई नीड नहीं है। अब जैसे आगे जाऊंगा अगले चैप्टर पे तो उसमें बोरिंग कॉस्ट की भी कुछ चीज़ें मिक्स होकर आ रही होंगी। मैंने अभी प्रॉमिस किया कि पीछे पीछे वाली चीज़ें भी भूलने नहीं दूंगा। क्लियर है? अच्छा, मैं बिल्कुल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सही है जी, चलें। अच्छा, ये आप जल्दी से कुछ बेसिक बातें कि पहले हमने ऑन कैश परचेज किया था, लिखना ऐसे ही, नोटिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि समझ आए कि पहले ऑन कैश परचेज किया था, उसके बाद लोन लेकर। क्लास की टाइमिंग यही सुबह में हुआ करेगी, 10 बजे से 10:30 बजे से, ऐसे ही रखेंगे हम। रमज़ान के बाद भी यही रखेंगे, 10 साढ़े 10। सही है ना? तो सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे ज़्यादा अर्ली हो जाता है। वही 10 बजे सुबह, नहीं 8 बजे नहीं भाई, 10 बजे से रखेंगे, 10 से 11 रखेंगे, 10 से 11:30 रखेंगे, ऐसा चलेगा। सही है? पहले मैं रखा करता था 8 बजे, पर अब नहीं। FAR 1 मेरी हुआ करेगी सुबह, और ऑडिट और FAR 2 में शाम में लिया करूँगा। तो खैर आपका वास्ता नहीं है उससे। अरीशा में जवाब दे देता हूँ ऑडिट की बुक का। ऑडिट की बुक तो आ जाएगी, आज ARDD में आ जाएगी आज, वो तो मैंने पहले ही बनवा ली है। हाँ, ऑडिट की बुक तो हार्ड कॉपी में आ जाएगी आज, उसका तो इशू भी नहीं है। आप कहेंगे FAR 1 की बुक तो हम हार्ड कॉपी में भी दे देंगे, पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा रेदर दैन टेकिंग अ बंच ऑफ बुक, आप PDF में ही लेके घूमें उसको। मतलब आपने आजकल तो यही है ना कि सामने रख के करना है, दैट्स इट, और क्या मसला है उसमें। और मैं तो ये करता था अपने ज़माने में कि मेरे पास बुक होती भी थी ना, मैं उसमें बाइंड करा लेता था अलग अलग चैप्टर, क्योंकि बैग में कैरी करने में भी आसानी हो। जो चैप्टर रिवाइज करना है वो पलंदा लेकर निकल जाओ घर से, सीधी सी बात है। एक टारगेट भी होता है यार, सारे करने हैं सवाल, तो वो आपको दे दूंगा मैं। इफ़ यू से मैं आपको प्रिंट भी करा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक कॉपी। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल कॉपी करेंगे आप, अब ये एग्जाम्पल कॉपी करेंगे आप।
अच्छा, कोई आपसे पूछे, वैसे ही लिखते लिखते बताना, साल के आखिर में मेरे बच्चों आपके पास ये एसेट कितने पे मौजूद है? 6 लाख रुपए? 5 नहीं? नहीं, डेप्रिशिएट तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट, यही फर्क है ना, अगर कंप्लीट हो जाता तो डेप्रिशिएट भी होता। हम तो कह रहे हैं कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। पर हाँ, आपसे कोई एग्जामिनर पूछे आके भाई मुझे बताओ साल के आखिर में एसेट कितने पे पड़ा हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? 6 लाख रुपए। और कोई आपसे बोले आपने कॉन्ट्रैक्टर को तो 5 दिए थे, तो 1 लाख रुपए तो इंक्रीमेंटल भी है ना, जो आपकी जेब से मजीद लगा, तो वो नहीं बोलोगे कि ये भी खर्चा हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? और ये एसेट पे इसलिए हुआ है खर्चा क्योंकि अगर ये एसेट ही ना होता तो वो बोरिंग भी ना होती, और वो बोरिंग ना होती तो वो इंटरेस्ट भी ना होता। तो ये पूरी साइकिल है जो लिंक होती है वहां से। आ जानी डन। ये भी लिख देंगे भाई, साथ में आने वाला इंटरेस्ट भी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, और मैं मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको नोटिंग पूरी करा दूं, क्योंकि जनरली एक बार रिवाइज करो, अलग से बुक रीड करने की नीड नहीं होगी। यानी फिर आपको ऐसा होता है ना कि बुक भी रीड करनी है, जनरल भी देखना है, एक ही जगह कर लो सब, दैट्स इट। पीडीएफ से सवालात होंगे, रीडिंग सिर्फ जनरल से होगी, कि ओवरऑल कवर हो जाएगा वो। अच्छा, ये हो गया तो जानिए आगे चलें। हो गया कॉपी? हाँ जी, ऑनलाइन वालों हो गया, ओके। अच्छा, अब देखें, ये था आपकी बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन, जो मैंने मजे से एग्जांपल के जरिए प्रैक्टिकल वे में बताई है। देखो क्या लिखा हुआ है, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो पार्टिसिपेटेड है ऑनलाइन वालों, आपने भी बोलना है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी, यानी इदारा इंकर करता है इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। ये तो सीखा, पर बड़े अच्छे से प्यारे से वे में सीख लिया, लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिकल वे में सीख लिया कि भाई बोरिंग कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट या कोई और कॉस्ट जो कि इदारा खर्च करता है, किस मद में? बोरिंग की मद में। वो ये रहा। अच्छा, इंटरेस्ट तो समझा दिया सर आपने, अदर कॉस्ट क्या है? वो देखो ऊपर 3 चीजें लिखी हुई हैं। आप जब बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट करोगे तो क्या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी इतनी औकात है कि मैं लीगल ड्राफ्टिंग कर पाऊँ? नहीं। उसके लिए कौन अपॉइंट होगा? लॉयर। तो वो एग्रीमेंट के चार्जेस लेगा, अपनी फीस लेगा, और लोन प्रोसेसिंग फी। बैंक कहता है कि भाई मैं आपको लोन प्रोसेस करके दे रहा हूं तो उसकी एक फी है, तो वो भी तो जेब से आपकी लग रही है ना ऊपर। तो जो भी लोन को हासिल करने के लिए ओवर एंड अबव कॉस्ट लगेगी, उसको हम कहते हैं फंड्स को बोरो करने की कॉस्ट। उसमें इंटरेस्ट भी आता है और अदर कॉस्ट भी आती है। यानी फॉर एग्जांपल आप एग्रीमेंट करने गए बैंक से, बैंक ने बोला भाई एग्रीमेंट बनवाना है, तो हमने बोला सही है बनवा लेते हैं। तो लॉयर के पास गए तो क्या वो दुआएं देगा या पैसे मांगेगा? पैसे मांगेगा, तो लॉयर की फी होगी। तो बोलेगा स्टैम्प पेपर लेके आओ, तो स्टैम्प पेपर भी तो पैसों का मिलता है ना। तो क्या वो जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीमेंटल है ना? तो वो ऐसे ही आई है, फंड्स को बोरो करने पे आई है, फंड्स को बोरो करने पे, तभी उसका नाम क्या है? बोरिंग कॉस्ट। तो अगर इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में मेरी कोई एग्रीमेंट चार्जेस होते तो वो क्या एक्सपेंस आउट होते या एसेट में जाते? एसेट में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि वो बोरिंग होती ही नहीं अगर ये एसेट
ना होता, तो जो भी ऊपर का खर्चा कर रहा हूं वो किस वजह से कर रहा हूं, एसिड की वजह से, तो वो डायरेक्ट वहां जाएगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? इस डेफिनेशन को भी कॉपी करो जल्दी से, इस डेफिनेशन को भी कॉपी करें। अच्छा, वो मासूम से कभी कभी ना एमसीक्यूज भी पूछ लेता है, बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन डालेगा डैश एंड अदर कॉस्ट, तो डैश में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट एंड डैश कॉस्ट क्या आ जाएगा, अदर कॉस्ट। ज्यादा टेक्निकल होगा तो कुछ 2-3 चीजें लिख के देगा, बोलेगा बताओ इसमें से बोरिंग कॉस्ट कौन सी है। अच्छा, वो अगर आपको ये कहे कि हमने एक बंदा रक्षा में बिठा के भेजा लोन एग्रीमेंट करने के लिए, क्या वो रक्षा में बिठा के जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है क्या वो बोरिंग कॉस्ट है? नहीं, वो तो उसको इनकर करनी ही करनी थी, तो वो इसके रेलेवेंट नहीं है, वो एक्सपेंस आउट ही होगी। यानी कोई कंफ्यूज करेगा ना, बोलेगा ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, मिलने गया उससे, तो ये सब तो पूरी कहानी तुम बोलोगे पीपी में डाल दो। बोरिंग से रिलेटेड जो बोरो करने के ऊपर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है वो बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी। कल को तुम्हें सवाल में लिख के देखे भाई ट्रैवलिंग कॉस्ट थी, 5-6 लोग बिठा के रक्षा में हमने भेजे, वहां पे जाके बैठे हैं वो लोग बैंक में, तो उन्होंने खाना पीना भी किया, समोसे भी खाए, वो कॉस्ट क्या करेंगे भाई, एक्सपेंस आउट होगी, वो एसेट से रिलेटेड नहीं है, वो एक रूटीन कॉस्ट है। बोरिंग के ऊपर जो आ रही है ना स्पेसिफिकली वो क्या है, इंटरेस्ट हो गया, एग्रीमेंट चार्जेस हो गए, लॉयर फीस हो गई और लोन प्रोसेसिंग फी हो गई, ये चीज है। अच्छा भाई, ये हो गया। चलें एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल के ऊपर। हाँ मेरे बच्चों, चलें कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल पे। चलें जी, आ जाएं। ये देखें भाई, अब हमने बना दी है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जो पेपर के हल्का 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 करीब जाते हैं। सर ट्रैवलिंग तो बिल्डिंग के लिए करेगी ना? नहीं नहीं नहीं, देखो आपने ट्रैवलिंग की, पहले एक एक करके जवाब देते हैं। देखो आपने ट्रैवलिंग की, आप बैंक जा रहे हैं, तो इसमें तो जो पेट्रोल लगा, अगर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो वो भी बोलोगे कि आप बोरिंग के लिए नहीं। कहने का मतलब है बोरिंग, तो बोरिंग के ऊपर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आनी है वो बोरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ट्रैवलिंग तो आपका पार्ट एंड पार्सल है, ट्रैवलिंग तो आपका पार्ट एंड पार्सल है, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। सही है? यस, जो नेसेसरी है वो। बिल्कुल सर, आप सारे स्टैंडर्ड्स लाइव कराएंगे पूरा, इस बार पूरा 100% लाइव कराऊंगा। ये मेरे बच्चों ने पहले ही कल रात को कसम ली है मुझसे, पूरा लाइव कराऊंगा। सही है जी, ये वो कसम उठवा चुके हैं तो वो नहीं ब्रेक कर सकता मैं। सही है फरवा, क्लियर है? अच्छा ओके, फोकस के साथ अब आप लोगों ने तमीज से रीड करना है इसको। ये कौन है? बैंक। ऑनलाइन वाले साथ साथ बोलना है, लेफ्ट हैंड पे कौन है? बैंक है। आपका भी लेफ्ट ही हुआ ना ये? अच्छा, बैंक प्रोवाइडेड लोन ऑफ रुपीज 1.2 मिलियन ऑन जनवरी 1, 2022। रेट कितना है? 10%। फॉर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये लोन किसके लिए लिया है? मशीनरी के लिए। यानी हम ये कह रहे हैं ये लोन लिया ही सिर्फ मशीन बनाने के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। वो कह रहा है कि मैं लोन और उस पे आने वाला सूद सब मिला के कब वापस करूंगा? 2000। टू कीप इट इजी मैंने ये रखा है अभी। वापस से लोन कब लिया है? 2022 में। अच्छा, वो क्या कह रहा है? क्या ये लोन उसको वापस नहीं चाहिए? चाहिए। उसको सूद नहीं चाहिए? चाहिए। लोन भी वापस चाहिए, सूद भी वापस चाहिए, पर ये लोन और ये सूद मिला के कब वापस करूंगा? 2024 में। तो 22, 23, 24 कितने सालों बाद? तो क्या हर साल जो सूद आएगा क्या वो बुक करूंगा या नहीं करूंगा? बुक करेंगे। क्यों बुक करेंगे? क्योंकि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट बचपन में सीखा है पीआरसी में। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा तो यार बेसिक याद आना चाहिए ना। जिस साल का एक्सपेंस है पे हो या ना हो भाई, जस्ट लाइक सैलरी एक्सपेंस। अगर एक बंदे ने आपको सर्विसेज दी हैं दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर की सैलरी बुक नहीं करोगे? पे भले कब करना? जनवरी में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा पाऊं, कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल, तो आप मुझे सोच के बताते हैं बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके, ये जो कंपनी है जो लोन ले रही है वो इंटरेस्ट कितने साल अक्रू करेगी?
और फिर तीसरे साल के आखिर में जाके पे कर देगी। एग्रीड? चलें अब मुझे एक बात बताएं ज़रा सोच के, यहाँ पे सोच के हम यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे और आप मुझे गाइड करेंगे एंट्री बनाते हुए, क्योंकि मैंने बुनियाद रख चुका हूँ मैं। जल्दी मुझे बताओ, हमने यहाँ पे जनवरी 1, 2022 लिखा, क्या एंट्री बनाऊं? बैंक से लोन लेते वक्त कैश या बैंक हो जाएगा डेबिट कितने से? 1.2 मिलियन से। अच्छा क्रेडिट क्या करूं? लोन पेएबल। क्या इससे आपका उधार इंक्रीज हो गया? अच्छा अब मैं एक बड़ी मज़े की बात पूछता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हल्के फुल्के हिले हुए भी होते हैं ना बचपन में वो सही हो जाएं। सोच के बताना, सोच के बताना। मैं दो अलग अलग कलर्स यूज़ करूंगा अभी। मैं इंटरेस्ट इस पे लगाऊंगा या इस पे लगाऊंगा? रेड या ब्लू? ब्लू पे सर, लोन पे लगेगा। वो पैसे तो यूज होते रहेंगे ना। इंटरेस्ट किस पे लगता है? लोन अमाउंट पे, लायबिलिटी पे, उधार पे। वो पैसे तो कम होते रहेंगे, खर्च करोगे तो कम हो जाएंगे ना। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? ब्लू वाले पे, लोन पे। भाई ये बात थोड़ा सा बेसिक याद रखना क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती रहेंगी। क्लैरिटी है? चलें अब मुझे एक बात बताएं, ये कार्रवाई तो हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इधर आता हूँ, वो बोल रहा है कि भाई ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर भाई कह रहा है कि हम ये मशीनरी कितने में बना के देंगे? 1.2 मिलियन पे। अच्छा पेमेंट प्लान उसने बना के दिया है, वो पहले पैसे कब मांग रहा है? अच्छा आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सोच के बताओ, क्या 1 जनवरी को मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं? कहाँ से है? बैंक से आए ना। तो मुझे एक बात बताएं, से समझ आती है बात। बैंक से पैसे आए तो मैंने कहा चलें भाई हम यहाँ पे जनवरी 1, 2022 को एक और एंट्री बनाते हैं। क्या बनाएंगे? कैश क्रेडिट डेबिट क्या करूं? CWIP। अच्छा CWIP क्यों कर रहे हो? एसेट क्यों नहीं कर रहे सीधा? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने यहां पे क्या किया सर? CWIP मशीन है, ये मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 3 लाख रुपए। ये आ गया 3 लाख रुपए। आप मुझे सोच के बताते हैं आपके पास पैसे कितने बचे? 9 लाख रुपए। तो आपके आए तो 1.2 मिलियन थे, तो 3 लाख रुपए खर्च हो गए ना। अच्छा तो लोन भी कम हो गया या लोन अपनी जगह है? सूद किस पे लगेगा? लोन पे, तभी अलग रखा हुआ है। ये जो बिल्कुल बेसिक बेसिक गलतियां करते हो ना, मैं उस पर काम कर रहा हूं कि ये बच्चा ये नहीं समझे कि पैसे कम हो गए, लोन कम हो गया। लोन अपनी जगह है, यूज क्या हो रहा है? पैसे, फंड्स यूज हो रहे हैं। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ यहां तक बात समझ आती है? अच्छा अब मैंने इस पर टिक लगा दिया। दूसरी पेमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई को। हमने कहा सर मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे किया जुलाई 1, 2022। जल्दी से देख के बताओ कितनी पेमेंट हो रही है? 4 लाख रुपए। जल्दी बताओ क्या एंट्री बनाऊं? कैश क्रेडिट CWIP मशीनरी डेबिट कितने से भाई? 4 लाख रुपए से। सही है। आप क्यों ये CWIP डेबिट किए जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं ये? क्योंकि सर एसेट कंप्लीट। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है सबसे आखिर में, देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट कौन सी है? 1 मार्च 2000। ये साल या अगला साल? अगला साल। इस साल में ये CWIP ही रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है मैं तुम्हें कंप्लीट कब करके दूंगा? अगले साल के मार्च में। अगले साल के। तो लॉजिकली सोच के बताते हो मेरे बच्चों आप सब, ये एसेट डेप्रिशिएट कब से होना शुरू होगा? 1 मार्च 2000, जब ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा। यहां तक सीखना था हमें। क्लियर है? आगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये भी एंट्री हो गई। इस साल में और कोई पेमेंट है? इस साल में
कितने की? 2 लाख रुपए की। तो मैं यहाँ पे सर एक एंट्री बनाऊंगा नवंबर 1 2022 पे एक एंट्री बनेगी। कैश हमारे पास से कितना जाएगा? 2 लाख रुपए। और CWIP जो मशीनरी है वो भी कितने से आ गई? 2 लाख रुपए से। अच्छा, कैलकुलेटर निकालें और मुझे बताएं एसेट पे अब तक कितने पैसे लग चुके हैं। एसेट पे अब तक कितने पैसे लग चुके हैं? पैसे कितने लग चुके हैं? 9 लाख रुपए। अच्छा, 9 लाख रुपए ऐसे 3 4 2, तो सर ये भी तो आ रहे हैं, ये वाले जो 3 लाख रुपए हैं सर, ये लग चुके हैं या लगेंगे अभी? कब? अगले साल। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? 2022 की। ये कब का हिसाब किताब है? 23 का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं एग्जामिनर बन जाऊँ और मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इस साल के आखिर में ये एसेट कितने पे होना चाहिए? आप क्या बोलोगे? गलत। 9 लाख नहीं, बोरिंग कॉस्ट तो तुम भूल गए। 9 लाख रुपए तो वो अमाउंट है जो कैश सीधा सीधा दिया है। ये जो लोन है क्या ये फ्री में मिला है या इस पे इंटरेस्ट देना है? पे भले बाद में करेंगे, रिकॉर्ड तो करेंगे ना। तो आप मुझे एक बात बताते हैं, वेरी गुड, इंटरेस्ट 31/12/22 को, हाँ बिल्कुल ऐसा है पूरे साल। अच्छा, क्या इंटरेस्ट 1 महीने लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने, 4 5 6 7 8 9 या पूरे 12 महीने? क्योंकि आपने लोन रीपे नहीं किया, तो आपके पास जब तक वो लोन मौजूद है तब तक उस पर आपने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो आप मुझे बताते हैं कि इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। तो मैं यहाँ पे आके 31 दिसंबर 2022 को एक एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सही किया मैंने? इंटरेस्ट एक्सपेंस CWIP क्यों? बोरिंग कॉस्ट, हाँ वेरी गुड। बोरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि ये पैसे लिए किसके लिए गए थे? एसेट के लिए। तो ये कॉस्ट लगनी भी किस पे चाहिए? एसेट पे। तो हमने कहा चलें, अभी फिलहाल गलत किया है मैंने, मुझे पता है। हम यहाँ पे पहले इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट करें 1 लाख, और ये कैसे निकाला आपने सर? 1.2 मिलियन का 10%। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ 120,000, पर इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे इसको काटा और यहाँ पे लिख दिया CWIP मशीनरी। अब बताओ ये एसेट कितने का पड़ गया तुम्हें? कितने का पड़ गया? अच्छा, वो 1.2 मिलियन हो गया ऊपर। ओके, ये सही कर दिया हमने। अच्छा भाई, अब आप बताओ साल के आखिर में एसेट कितने का मौजूद है? हाँ जी, 9 लाख रुपए का या 10,20,000 का? 10,20,000 रुपये का। तो आओ जी रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग सवाल ये आता है, आपको पता है सवाल ये आता है। अभी इसमें एक एक करके कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, पर पहले आपका हाथ तो सेट करें। मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपका जो एसेट है वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में आता है, ये बोलना पड़ेगा ना यार, बचपन में ये तो सीखा हुआ है तुम लोगों ने। नॉन करेंट करेंट एसेट पता है ना, हाँ या नहीं? तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा नॉन करंट एसेट की। अच्छा, मशीनरी लिखूं या CWIP मशीनरी लिखूं? अच्छा, मशीनरी लिख दूंगा तो क्या होगा? वो डेप्थ, ऐसा लगेगा कि वो कंप्लीट है, जबकि असल में कंप्लीट नहीं है। तो मुझे बताओ यहां पे मैं ये अमाउंट अगर लिख दूं तो कैसा रहेगा? सही लिखी हुई है। अच्छा, जब आप प्रॉफिट और लॉस बनाओगे, प्रॉफिट और लॉस बनाओगे, हाँ मेरे बच्चों, जब प्रॉफिट और लॉस बनाओगे तो प्रॉफिट और लॉस में क्या कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया या एसेट का पार्ट बनाया है। आप कह रहे हैं वो आपका खर्चा नहीं है, वो खर्चा एसेट पे खर्चा है। देखो दो में फर्क है ना, एक आपने बचपन में सीखा होगा, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है ऐसा एक्सपेंस जो कि सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो क्या ये जो मैंने आपको बताया
1,20,000 रुपये क्या वो नॉर्मल एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो वो खर्चा तो हुआ है, बट क्या एज ए एक्सपेंस के तौर पे हुआ या एसेट के तौर पे? तो हमने उसको फेंका भी कहाँ है? एसेट में। तो यही सिखाने के लिए कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखो बच्चा मार्क्स कहाँ लूज करता है, वो रट्टे लगा के चला जाएगा, अच्छा हाँ ये है, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख देगा। भाई एक जगह आएगा ना। देखो लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी कितनी की है आपकी? 1,20,000 रुपये की। इंटरेस्ट पेबल कितने का है? 1,00,000। अब आपने डिसाइड करना था कि क्या इसको एज अ एक्सपेंस के तौर पे शो करूं या एसेट के तौर पे। हमने क्या चूज किया? एसेट के तौर पे। तो वो वहां आ चुका है ना। यहां आएंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। या तो आइदर यू डिसाइड कि वो एक्सपेंस है या आइदर यू डिसाइड कि वो एसेट है। आपने क्या डिसाइड किया है? एसेट है। तो फिर एक्सपेंस में लाओगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। पहले बताओ यहां तक की कहानी समझ आती है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ यहां तक की कहानी समझ आती है? दिस इज हाउ यू डू रिपोर्टिंग। और बैलेंस शीट जल्दी बताओ सोच के, एजेड की बनती है फॉर द ईयर की? एजेड की। तो मैं यही तो बोल रहा हूं आपको कि एजेड पे एसेट कितने का मौजूद है? 10-20 का। चलो एक तुमसे बात पूछता हूं, यहां पे मुझे बताओ लायबिलिटीज के अंदर एजेड पे क्या आपके पास कोई लोन पेएबल है? कितने का है? 1 पॉइंट। तो सर वो पैसे कम तो हो गए थे सर, वो कैश कम हुआ था, लोन कम। लोन अपनी जगह है। बोलेगा भाई जब कमाओगे तब दे देना, लोन अपनी जगह है। अच्छा तो हमने कहा भाई लोन अपनी जगह आ गया 1.2 मिलियन का। अच्छा एक और लायबिलिटी है आपके पास, इंटरेस्ट पेबल भी है। कितने की? अच्छा आप एक टेक्निकल बात पूछता हूं, तुम लोग ये पे क्यों नहीं कर रहे? मुसीबत 2024 में पे होगा, तब तक लोन अपनी जगह रहेगा, इंटरेस्ट जमा होता रहेगा, और जमा होते 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 पे कब होगा? 2024 में। दिस इज व्हाट बैलेंस शीट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये हुआ है। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आती है? सुकून से इस पहली एग्जाम्पल को अच्छे से कॉपी करो अलॉन्ग विद दिस इलस्ट्रेशन, जल्दी से। जी किसको कर रहे हैं? कैश किसको पे कर रहे हैं? हाँ भाई जल्दी बताओ सारे बच्चों, इन्होंने कहा सर कैश भी तो पे कर रहे हैं ना, जल्दी बताओ सोच के, कैश किसको पे कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को। ये लोन मेरा कब कम होगा? जब मैं बैंक को पैसे वापस करूंगा। ये पैसे जो जा रहे हैं ना, ये किसको जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर अलग है, तभी तो कहता हूँ लोन अपनी जगह है। तो यही सिखा रहा हूँ सर। लास्ट एग्जाम्पल में CWIP बिल्डिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस तो PNL में जाएगा ना? नहीं 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 भाई मुझे बताओ, लास्ट एग्जाम्पल में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था बिल्डिंग वाला, क्या वो PNL में लेके गया था या एसेट में? एसेट में लेके गए थे 1,00,000 रुपये। हसन हम तो इसको एसेट में लेके गए थे। एरो बनाया था, अभी देखता हूँ। वो तो मैंने उसको काटा था, मैंने कहा था उसको हटा के CWIP में ले जाओ। अच्छा अब एक ब्रॉडर, तुम कॉपी भी करते हो, एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट भी सिखाता हूँ। तुम किसी कंपनी के ऑडिट पे जाओ और तुम्हें देखे कि एक PP बन रहा है, यानी एक एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और क्लाइंट से तुमने पूछा जाके ऑडिट के ऊपर, ऐसी बात है आगे तुम्हारा फ्यूचर तो ऑडिट ही है ना, क्लाइंट से तुम जाके पूछो कि भाई ये जो तुम एसेट बना रहे हो ये कैसे बना रहे हो, अपने पैसों से या लोन से? अगर उसने जवाब दिया लोन से, तो आप बोलोगे कि एक स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, कौन सा? IAS 23। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे फिर। तो आपको फिर ये देखना होगा कि यार क्या ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ़ ने इंटरेस्ट को एसेट में डालने के बजाय
एक्सपेंस आउट कर दिया हो, तो ये सोचने की बात है वहाँ पे कि ये हो सकता है। अच्छा वो कहे कि भाई हम तो कैश पे खेल रहे हैं, हमारा कोई लोन वोन नहीं है, तो कहानी खत्म हो गई, फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। हाँ जी बच्चों, ये इलस्ट्रेशन कॉपी हो गई। हाँ जी आगे चलें, स्क्रॉल करूं। आप लोगों का पीआरसी कब पास हुआ? अभी इसी अटेम्प्ट में? अच्छा अभी भी। आप जनवरी में 2 महीने आपने पार्टी की, आपने आप चलें वापस से। अहमद कह रहे हैं 2017 में, तो बेटा फिर तुम तो पैदा भी नहीं हुए हो उस वक्त। नहीं पैदा तो हो गया होगा। दो 2017 में तो यानी तुमने सोचा होगा। बोल रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में होगा। हाँ सोच इसकी ये कह सकते हैं, सोच CWIP में होगी। अरे फिर सही है जानी, फिर तो वेलकम यार, गुड है। बस अब पास करेंगे ना जानी इसको अहमद। रियली अप्रिशिएटेड। नहीं मतलब आई रियली अप्रिशिएटेड अहमद कि तुमने हिम्मत की है, और मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम बैक। और फिर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ना, हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे, तुम्हारा कम बैक भी दुनिया देखेगी फिर। गुड यार। हाँ जी ये हो गया, यहाँ तक एंट्रीज कॉपी हो गई। चलें अगले पेज पे, चलें। ये लाजमी कॉपी करें क्योंकि यही तो पेपर में आपने बना के आना है आखिरी, एक एंड प्रोडक्ट कि बैलेंस शीट में क्या आएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, जो मैं क्विज़ेस देता हूँ वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में भी होते हैं ना, यानी आप पहले पूरी कैलकुलेशन कर लें और फिर क्लिक करें, उस पर आंसर आपको फ़ौरन पता लग जाता है। अब ये आप लोग बताओ, क्या मैं PDF फॉर्म में दूं या वो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में दूं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में PDF? इलेक्ट्रॉनिक, ताकि आपको देन एंड देयर आपका आंसर पता लग जाए कि ये है, और मार्क्स भी वहीं जमा होते रहेंगे। हाँ जी ऑनलाइन वालों क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। मेरे लिए दोनों फिजिबल हैं, तुम कहोगे दोनों रख दूंगा, PDF भी रख दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक भी रख दूंगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी इज़ विद इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा उसमें फिर रिजल्ट रिकॉर्ड भी हो रहे होते हैं, मुझे सबसे पता लगेगा किसने कितने मार्क्स लिए हैं, तो ज़्यादा अच्छा है।
कि हम डेफिशिएंसीज पे काम करेंगे। मैं पूछूंगा आपसे भाई क्या था, आप अगली क्लास में आके पूछे सर मैंने तो ये किया था, ये क्यों मेरा आंसर गलत आया, सही है। तो दिस इज विल बी गोइंग इन दिस वे। इलेक्ट्रॉनिक बस सही है, बेहतरीन है। पहली वाली स्लाइड दिखा दूँ? हाँ जी, चलें अगली पे। डन। दोनों दोनों रख देंगे। आसान शेख, हेलो सलाम। यार मैंने बस ये रात को नहीं, मैंने असल में रात को वापस से देखा था ना, तो मैंने कहा ये भी मैं ज़रा देख लूँ। एक फाइनल चेक चला रहा था मैं, तो यार ये तो उन्होंने आपको, अच्छा मेरी देखो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो पॉलिसी नोट्स है ना वो सही होंगे, तो मैंने कहा चलो यार बिफोर वी इनिशियल ना मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। तो ये आपको मंगवाने पड़ेंगे उससे, क्योंकि आप खुद देखें ना एलजीडी तो हमने 35% कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं की यू बैंक में। और वो देखें ना, और वो देखें उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी ना कि मैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो हैं कि मैं ये वेट करूँगा कि उसके गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ तो नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय तो नहीं चला गया। हम तो लोन ही इंडिविजुअल्स को देते हैं। हाँ, तो ये उससे आप उसको बोलें वो आपको दे देगा सही करके। ये तो उसने मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से महर की टीम, नहीं नहीं यार मैंने नंबर पे दिया है ऐसा नहीं करे, मैंने नंबर पे दिया है। तो मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं हेल्प कर देता हूँ ना, मैं बनवा दूँगा, कोई मसला नहीं है, मैं बनवा देता हूँ। हम लोग तो रात तक बैठे हुए थे। हाँ नहीं नहीं मैं वो करा दूंगा आज। देखें कल ओसी से मैंने बात की थी, ओसी को मैंने बता दिया था, उसने बोला ये डलवा दो कोई मसला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाएंगे। कल तो ये डले हुए नहीं थे ना, मैं बाकी पेजेस पे करके ये रहने देता तो वो बात अलग हो जाती है ना। आपको बाकी, हाँ मैं 2 बजे बैठ गया उस्मान के साथ। हाँ हाँ तो सुन, तो शाम में मिल जाएंगे आपको। अच्छा कल 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 एक्सपेक्ट कर रहे थे? अच्छा चले मुझे थोड़ा टाइम तो दें, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, को मैं अवेलेबल ही हूँ ना, मैं करा देता हूँ। सही है 12 बजे नहीं ना, आप डालें 2 बजे। देखिए मैं आपको सुना तो सही। अच्छा मुझे 10 मिनट दें, मुझे 10 मिनट तो दें, मैं आपको कराता हूँ। नहीं नहीं 10 मिनट में मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ना, मैं प्रॉमिस आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। 10 मिनट दो मुझे, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। सही है मैं आपको बनवा देता हूँ नोट्स, ये कह रहा हूँ ना, 10 मिनट तो दें। ओके वापस चलें भाई, हो गया, डन है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब हम चलते हैं अगले साल, अब हम चलते हैं अगले साल। ये आ गया भाई अगला साल। अगला साल कौन सा जल्दी बताओ? 2023। अच्छा आपने जो आखिरी साल ख़त्म किया था वहाँ पे आपने पीपी को कितने पे रखा हुआ था? मशीनरी को 10200000 पे इस पे रखा हुआ था, इस पे कैरी किया हुआ था। आगे सुने, जब आपने इस पे रखा हुआ तो साल की शुरुआत भी यहाँ से होगी, एग्रीड। अब सुने, अब हुआ ये कि आपने 1 मार्च 2023 को फिर पेमेंट की है। इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को पैसे जाएंगे और आपका एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पे मार्च 1 2023 पे कितने पैसे दूं भाई? आपने कॉपी किया है ना, बताएं कितने पैसे दूं? 3 लाख रुपए। और CWIP मशीन कितने से डेबिट करूं, जल्दी बताओ। सर अभी भी CWIP, भाई पहले तो CWIP में डालो ना, पहले एक साथ जमा करो फिर ट्रांसफर करना। अभी हमने बता दिया भाई पूरा इतने का पड़ गया। अच्छा अब होल्ड ऑन, यहां पे रुक के एक चीज सोचनी है।
इस साल सूद लगेगा नहीं लगेगा? पक्की बात है, पक्की बात है। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, इस साल इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा, क्यों लग रहा है इस साल इंटरेस्ट? क्योंकि सर आपका देखो, मैं बताऊं क्यों क्या, ये जो कहता हूं ना, ये लॉजिक डेवलप करने के लिए, और दूसरा अगर वो एमसीक्यूज में लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा तो आपको जवाब आना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, पीआरसी हो गया, साइड में लगा दो उसको, अभी एक लेवल अप है, तो आपने लॉजिकल बातें करनी है। आप बोलेंगे भाई सूद इसलिए लगेगा क्योंकि लोन अभी भी मेरे पास है। देखो यहाँ पे जैसे एक बच्चे ने लिखा आसान ने, पैसे हमारे पास है, गलत। पैसे हमारे पास नहीं है, लोन हमारे पास है। पैसे और लोन में फर्क है। लोन हमारे पास है, वो रीपे नहीं हुआ, उस पर सूद लग रहा है। सही है? अब आगे सुने। हाँ आप सही है, वो आप देखो उसने चेंज किया, बोला बैंक के हिसाब से पैसे हमारे पास हैं, तो वो सही है। चलो खैर, एनीवेज अब मुझे बताओ, क्या फिर 31 दिसंबर 2023 तक मेरा फिर इंटरेस्ट पेबल बुक होगा? कितने का? 1 लाख, क्योंकि लोन आपका कितना है? 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपए का है। तो हमने फिर क्या किया, 1.2 मिलियन पे कितना परसेंट लगा दिया? 10%। अच्छा, अब यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है, सुनना। मैंने कहा मैं CWIP मशीन में, ये कॉन्ट्रैक्टर को आखिरी पेमेंट कब हुई है? 1 मार्च को। क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज सुनना, प्लीज सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो ये 1,20,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है, ये बड़ी टेक्निकल बात कहने जा रहा हूं तो फोकस होकर आपने सुनना है। ये मेरा जो ये 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये पूरे कितने महीने का है? ये 12 महीने का है। मुझे यहां पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, ये पूरे 12 महीने का है। इसमें से आप बराए मेहरबानी सिर्फ 2 महीने कैपिटलाइज करेंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों? उसने बोला कि एसेट रेडी हो चुका है, और एसेट रेडी हो गया तो मतलब जितना खर्चा होना तो हो गया। अब उसके बाद अगर कोई बोरिंग कॉस्ट है भी तो वो अब एसेट से रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि वो रेडी फॉर यूज हो चुका है। उसके बाद आने वाली कॉस्ट से वो कहां जाएगी? एक्सपेंस आउट होगी। कहां जाएगी? एक्सपेंस आउट होगी। तो मुझे बताते हैं ये 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 20,000। अच्छा तो सर अब मैं, ये तो एंट्री आउट हो गई, क्रेडिट 1,20 से हुआ है, डेबिट 20,000 से हुआ है, बाकी 1 लाख क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का बच्चों? 1 लाख रुपए का। पहले बताओ ये बात समझ आती है? यानी क्रक्स क्या है? इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, बट इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब तक करना है? जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। यदि सिंपल रखें, एसेट कंप्लीट ना हो जाए। लेस देन 6 मंथ्स को भी CWIP बोलेंगे ना, लेस देन 6 मंथ्स को भी CWIP, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। अला यहां पे लिख भी देते हैं ना, यहां पे लिख भी देते हैं, इंटरेस्ट कैपिटलाइज तब तक करना है जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो आपने पिछले साल पूरा साल क्यों कैपिटलाइज किया था? क्योंकि सर एसेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था। तो इस साल 2 महीने क्यों कर रहे हो? क्योंकि साल के बीच में वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 6 मंथ से पहले अवेलेबल हो जाए एसेट तो। अच्छा वो ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा वो कह रहा है कि अगर एग्जाम्पल है ये एसेट जुलाई में ख़त्म होता, जून में, तो इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज होता? जून तक। तो बाकी आगे इंटरेस्ट नहीं लगता? क्या लगता? तो वो कहाँ जाता? एक्सपेंस आउट हो जाता, वो कैपिटलाइज नहीं होता। तो यानी उसूल क्या है? जैसे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा वो कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा। कब तक कैपिटलाइज होगा? जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिक्स भी हो जाए कॉन्सेप्ट। तुम एसेट लगाते हो, जैसे तो पहले बचपन में सीखते थे, एसेट लाए
पोर्ट पे लाए, ट्रैवलिंग कॉस्ट पे की, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती थी ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटलाइज होते थे, हाँ या नहीं? तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटलाइज हुआ। अच्छा, उस इंस्टॉल वगैरह करवाने के बाद तुमने उसकी इंश्योरेंस करवा ली, क्या वो कैपिटलाइज होती थी? नहीं, क्योंकि वो एसेट को बनाने के लिए लाजमी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लाजमी है। अब जो इंटरेस्ट आगे लगेगा वो लगने दो, पर वो क्या होगा, कैपिटलाइज या एक्सपेंस आउट? एक्सपेंस आउट, ये फर्क है। यानी बेसिक थीम सीखी, इंटरेस्ट कैपिटलाइज तब तक करना है जब तक एसेट कंप्लीट ना हो जाए। तो इस केस में आप देखें ना, मैंने इंटरेस्ट जो लगाया है वो कितने महीने का लगाया, जल्दी बताओ? 12 महीने का। एसेट में कितना डाला? 2 महीने। पीएनएल में कितना डाला? 1 लाख रुपए। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? अच्छा, अब होल्ड ऑन, यहां मुझे बताओ, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ओपनिंग एसेट कितना था? 1020। आपने और कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिए? 3 लाख रुपए। आपने और इंटरेस्ट कितना डाला? कितना हो गया टोटल? बताओ। 1020 प्लस 3 लाख प्लस 20,000, 1340,000। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है कि ये जो 1340,000 है, ये टोटल CWIP में एग्जिस्ट करता है अभी, ऐसा है? अब मैं आपसे एक प्यारा सा सवाल पूछता हूं, क्या ये 1340,000 की अमाउंट CWIP में रहनी चाहिए या इसको ट्रांसफर होना चाहिए? अच्छा, अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा ट्रांसफर की। अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा ट्रांसफर की। CWIP मशीनरी क्रेडिट कितने से? 1340,000 से, और मशीनरी डेबिट 13। तो सर ये सेम अमाउंट से आपने क्रेडिट भी किया, डेबिट किया, क्या फर्क आ रहा है? वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के असल एसेट बन गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के असल एसेट बन गया, और असल एसेट इसलिए बना है क्योंकि अब ये क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। यानी आपको अगर मैं बचपन की यादें दिलाऊं, अगर तुम, मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कनेक्टेड रखूं पीछे बचपन के कॉन्सेप्ट से, उसको पॉलिश करूं। आपने जनरल लेजर बनाना सीखे थे, हाँ या नहीं? हर एक एसेट का लेजर अलग बनाया है तुमने? व्हीकल का, इसका 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 अलग अलग बनता था, नहीं बनता था? हाँ या नहीं भाई? हाँ या नहीं? या किया है या नहीं किया? किया ही नहीं, अकाउंटिंग की हुई है ना? तो लेजर अलग बनते थे, नहीं बनते थे? बनते थे। आपसे मैं एक बात पूछूं, क्या आपको ये समझ आ रही है बात कि हमने पहले CWIP का लेजर अलग रखा हुआ था जिसके अंदर में एसेट पार किए जा रहा था। वंस वो कंप्लीट हुआ तो उस लेजर में से निकाल के मैंने एक नया लेजर खोल लिया जिसका नाम क्या है, मशीनरी। तो CWIP से निकालने की मुसीबत क्यों आई मुझे, क्यों निकाला? क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब इस लेजर की कोई नीड, जितने डेबिट्स इस लेजर में जमा हुए उतना ही क्रेडिट करके मैंने उस लेजर को क्या कर दिया, 0। और अब एक नया लेजर खोल लिया जिसका नाम क्या है, मशीनरी। अब क्या ये एक बिल्कुल फ्रेश न्यू लेजर है, हाँ या नहीं? ये वाली एंट्री मेरे बच्चों जल्दी बताओ किस दिन पे बननी चाहिए? ये वाली जो एंट्री मैंने बनाई है, ये वाली एंट्री सर बननी चाहिए 1 मार्च 2023 पे। अब क्या होगा ज़रा कोई बताएगा मुझे? डेप्रिशिएट होगा। तो हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पे आके हम अज्यूम करते हैं, आपने जहाँ सवाल कॉपी किया है वहाँ पे लिखें अज्यूम लाइफ ऑफ एसिड इज कितने साल? 10 साल। लाइफ ऑफ एसिड इज 10 ईयर्स। आप मुझे बताएं अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं सिंपल 1340,000 को डिवाइड करूंगा किससे? 10 ईयर्स से। पर क्या पूरा साल डेप्रिशिएट करूं या कुछ महीने? कि वाई कुछ महीने?
कंप्लीट हुआ है, बट क्या साल के शुरू में हुआ है, बीच में हुआ है? बीच में हुआ है। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, ऐसा ही है। बताएं कितनी आती है अमाउंट? कितनी आती है जानी? ट्रिपल 1,1,6,7। सर ये एंट्री अगर आपने बता दी तो मैं मान जाऊंगा कि पियासी पास है। क्या एंट्री बनाएंगे भाई? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 11,1,6,7। 11,1,6,7। पहले बताओ कहानी समझ आई? समझ आया कि एसेट के कंप्लीट होने तक से लेके बाद तक का सफ़र क्या है? बात क्लियर है? अच्छा, अब आपसे पूछे कोई एसेट कंप्लीट कितने पे हुआ? 1340 पे। अच्छा, यूज़ कितना हो चुका है? 11,1,6,7। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा, अब एक टेक्निकल सवाल बता दो, मज़ा आ जाएगा। आपने बैंक से लोन कितना लिया था? 1 पॉइंट, लॉजिकल जवाब देना, सही है, सोच के जवाब देना। ऑनलाइन वालों आपको भी कह रहा हूं, आपने बैंक से लोन लिया था 1.2 मिलियन का, तो ये तो 1340 कैसे आ रहा है? इसके अंदर ओवर एंड अबव क्या है? बोरिंग कॉस्ट। यानी अगर मैं सिंपल आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ पे एक ब्रेकअप बनाऊं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें से 1.2 मिलियन तो सीधा सीधा किसको दिया है? कॉन्ट्रैक्टर को, और इसमें बाकी 1,40,000 क्या है इसके अंदर? इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो सर इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं है 2 सालों का, आपने तो कम कैपिटलाइज किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, वेरी गुड। तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद का इंटरेस्ट लगेगा नहीं? क्या लगेगा, बट वो कैपिटलाइज नहीं होगा। फर्क समझ आया? तो ये समरी भी बना दी याद रखने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर को इतने दिए थे, बोरिंग कॉस्ट इतनी है इसके अंदर। क्योंकि अब कोई तुमसे पूछे यार जानी तुम्हें एसेट पर कितना गिरेगा, तुमने बोला यार कॉन्ट्रैक्टर को तो मैंने दिए थे 12 लाख रुपए, तो वो बोलेगा भाई पे ज़्यादा क्यों आ रहा है? बोलेगा भाई सूद भी तो दिया है। तो वह बोलेगा भाई सूद तो दिया है, कब तक दिया? जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो गया। और उसके आगे सूद नहीं दिया, भाई दिया है, वो फिर नॉर्मल कॉस्ट है, वो कहाँ जा रही है? एक्सपेंस आउट हो रही है। दोनों में फ़र्क समझ आता है? पक्की बात है, लॉजिकली क्लियर हो? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताओ जानी, सारे बच्चों एक साथ बताना भाई, इतनी मेहनत की है, जल्दी। वेरी गुड यार। तो भाई दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बोरोइंग कॉस्ट। इसके अंदर हम बाकी छेड़े खानियाँ करेंगे, पर इसके लिए आपने मेरे लिए काम करना है, ये सवाल करके आना है। ये मैं आपको PDF में चिपका के दे रहा हूँ, सही है? ये PDF में चिपका के दे रहा हूँ, ये सवाल आपने करके आना है। इसी का आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी मिल जाएगा, पहले सॉल्व कर लेना, फिर उसमें खाली मार्क करना जाके कि आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। पहले बताओ हो जाएगा? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ हो जाएगा सारे बच्चों? क्लास का PDF अभी दे दूंगा मैं, बस ग्रुप पे भेज रहा हूँ, सही है? कल होगी क्लास, बिल्कुल होगी, सही है जानी? तो मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह। होप आपको ज़रा समझ आया होगा कि बोरिंग कॉस्ट होता क्या है। बेसिक समझ आई बात? एंट्री समझ आ रही है? मेरा फोकस इस पर रहेगा कि मैं आपको अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा और रिपोर्टिंग भी सिखाऊंगा। जो कन्फ्यूजन हो हाथ के हाथ पूछना, खुदा के वास्ते इसको कैरी नहीं करना, क्योंकि इट विल कॉस्ट यू 6 मंथ्स, जो कि मैं नहीं चाहता। PRC अलग चीज़ थी, ये एक अलग चीज़ है। आपने सिंपल पूछना सर ये एंट्री नहीं समझ आई, बता दें, तो हम शुरू से लेके चलेंगे इसको, सही जी? चलें मिलते हैं, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।